हर साल इतने सालों से बहुत सारे सर्वेज होते हैं जिसमें कनाडा कंसिस्टेंटली कभी टॉप 3, कभी टॉप 5, कभी टॉप 7, कभी टॉप 10 ऐसी लिस्ट में हमेशा टॉप में आता है बेस्ट प्लेसेस टू लिव इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बावजूद आप इतने सारे वीडियोस देखते हो, इतने सारे लोगों को से बात करते हो जो ये कहते हैं कि यार हमें मौका मिले हम कल कनाडा छोड़ के इंडिया चले जाएं, लेकिन अब हम जा नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को वापस जाने से क्या चीज रोक रही है और कनाडा उनके लिए एक मीठी जेल क्यों बन चुका है, आइए पता करते हैं। इस वीडियो का मकसद कनाडा को क्रिटिसाइज करना या कनाडा की बुराई करना नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से आपको रूबरू कराना है। क्या ऐसे साइकोलॉजिकल, सोशल, ऐसे कौन से फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं जो इमिग्रेंट्स को अल्टीमेटली एक ना एक पॉइंट पे ये जरूर बोलते हैं मन में कि यार हम कनाडा आके फंस गए, यार कनाडा तो एक मीठी जेल की तरह है, यार कनाडा तो एक सोने का पिंजरा है। ऐसी बातें क्यों इमिग्रेंट्स यहाँ पे करते हैं? तो यार सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि हम इंडिया, पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज को छोड़ के कनाडा जैसी कंट्रीज में क्यों आते हैं। सबको पता है अगर हम वहां पे खुश होते तो हम कभी भी वो देश, अपना देश नहीं छोड़ते। कोई ना कोई रीजन जरूर है जिसके पीछे हम लोग ऐसी कंट्रीज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस से न्यूजीलैंड इनकी तरफ भागते हैं। और सर्वेस की भी मैं बात करूं और अगर मैं उनको ना भी मानूं तो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बताना चाहूंगा कि कनाडा यार इतनी बुरी जगह नहीं है रहने के लिए। यहाँ पे ऑफ कोर्स इट्स नॉट परफेक्ट, नो प्लेस इज, नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन जो रीजन था जिस वजह से हमने इंडिया छोड़ा था या अपना देश छोड़ा था, तो कनाडा हमको वो प्रोवाइड करता है। यानी कि यहाँ पे बिजली नहीं जाती, यहाँ पे सड़कें साफ मिलती हैं, यहाँ पे लोग कम एग्रेसिव हैं, यहाँ पे आपको करप्शन लोकल लेवल पे आपके मेरे बीच के लेवल पे नहीं मिलेगी। तो इन कुछ फैक्टर्स से जो हम भागना चाह रहे थे, भेड़ चाल से, गर्मी से, पोल्यूशन से, भीड़ से, एटीट्यूड से लोगों के, उस रीजन के अगर हम बात करें तो कनाडा इज अ वेरी गुड प्लेस टू लिव। लेकिन हर बार एक लेकिन आता है, एक बट आता है और वो सारी कहानी बदल देता है। तो कनाडा का लेकिन है क्या? तो यार देखो, जब हम लोग यहाँ पे नए नए आते हैं इंडिया जैसी कंट्री से तो हमें सब कुछ बड़ा गोल्डन गोल्डन, रोजी रोजी, शोनू शोनू, मुआ मुआ लगता है। क्यों? क्योंकि साफ सड़कें मिलती हैं, बहुत अच्छे हवा पानी मिलती है, हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है और अपना डिसीजन, जो कनेडियन ड्रीम हमने देखा था, वो हमें सच होता हुआ अपनी आंखों के सामने दिख रहा होता है। और मैं यंग लड़कों की बात करूं तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि बीच पे जाते हो गर्मियों में तो वहां पे जो आपको नजारे दिखते हैं वो बिना डिटेल में जाए आप खुद ही समझ जाओ। तो कोई भी फैक्टर हो, जोक्स अपार्ट, लेकिन आपको ये लगता है कि आपका डिसीजन सही था, आपने जो सोचा था, आपको एक ऐसा देश मिल चुका है जहां पे सब कुछ इतना ओपन माइंडेड है, केओस, भसड़ इंडिया वाली नहीं मिल रही है, और आपको जज करने वाली सोसाइटी, रिश्तेदार, उन सबसे छुटकारा मिल गया है। और ये बात स्पेशली सच है उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास, मेरी तरह हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं इंडिया से। और उनके लिए तो मिडिल क्लास इंडिया से उठ के यहाँ पे मिडिल क्लास बनना जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है उनको तो। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज होती है कनाडा की रियलिटी, कनाडा का सच। यार देखो, आप आए हो नए कंट्री में अपना सब कुछ छोड़ के, जहां पे आप इतने साल पले बड़े पैदा हुए, अपना करियर बनाया, एजुकेशन ली, सब कुछ किया, लेकिन आप कनाडा जैसी कंट्री में आ चुके हो और आपने जो सोचा था, धीरे धीरे आपको ये पता चलने लग जाता है कि दिल्ली अभी दूर है मेरे भाई और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहुत सारी चीजों से। सिर्फ पैसे की और जॉब की बात नहीं है, आपको पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, आपको पूरी सोसाइटी समझनी पड़ेगी, आपको पूरा कल्चर समझना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको कहीं उम्मीद की किरण इस देश में सक्सेसफुल होने की नजर आने लगती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल फैक्टर्स की, तो उसमें तो यह है कि जब आप आते हो, सेटल होते हो, आपका हनीमून पीरियड जिसको बोलते हैं वो 1-2 महीने वाला खत्म हो जाता है। धीरे धीरे आपको दिखने लग जाता है कि यार यहाँ पे फाइनेंशियल प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रगल, या मैं यूं बोलूं कि पेचेक टू पेचेक लिविंग कितनी बड़ी चीज है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि आप हर एक डॉलर जो आपका खर्च हो रहा है शुरू में आप उसको 65 से मल्टीप्लाई करके बोल के हाय इतने सारे पैसे खर्च हो गए। नहीं, बात यह है कि चलो आपकी जॉब भी लग गई, लेकिन फिर आप कार पेमेंट्स, इंश्योरेंस पेमेंट्स, और अगर घर खरीद रहे हो तो मॉर्गेज पेमेंट, इन सब के चक्रव्यूह में एक अभिमन्यु बन के घुस जाते हो, जिस चक्रव्यूह से आपको निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग जाता है भाई। तो धीरे धीरे आपको ये समझ में एक चीज आने लग जाती है कि कनाडा जिस देश में आप आए थे इजी लाइफ के लिए, वो इजी है तो सही, लेकिन उस वे में नहीं जितना आपने सोचा था। यानी कि
आपके ऊपर जो पेमेंटों का प्रेशर आ रहा है, आपको दिखने लग जाता है कि अब ये खत्म नहीं होने वाला। घर की मॉर्गेज हमने 25 साल 30 साल की करा ली है, इंश्योरेंस टर्म हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, उसकी पेमेंटें जारी, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ हो गया तो इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उसके किस टाइप के खर्चे, आपके जो बच्चों के शौक हैं या उनको जो आपको बेसिक नेसेसिटीज भी देनी है, आपको ये लगने लग जाता है कि जो फाइनेंशियल बर्डन है, एक पहाड़ आप पे टूट रहा है। आप अमीर भी नहीं हो, गरीब भी नहीं हो, जिंदगी बस चलती जा रही है, अगेन पे चेक टू पे चेक, आपके दिन महीने हफ्ते साल बस यूं ही गुजर रहे हैं मेरे भाई। और अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, मीठी जेल कहना कनाडा को, तो वो इसलिए क्योंकि जब आप इन सब पेमेंटों में फंस जाते हो तो आपको लगता है कि भाई अब तो यहीं गुजारा करना है। हाँ, मैं सब कुछ बेच बाच के सब कुछ खत्म करके दोबारा से इंडिया चले जाता हूं, क्योंकि अल्टीमेट गोल था पीआर लेना स्टूडेंट्स का, या फिर अल्टीमेट जो जिसको बोलूंगा मैं सिटीजनशिप लेना, पासपोर्ट लेना। अगर वो आ भी गई है तो तब तक इतने साल आपके यहाँ पे बीत चुके होते हैं, आपके इतने पैसे लग चुके थे, आपके बच्चे अगर है तो उनका एक एनवायरनमेंट, उनकी एक फ्रेंडशिप्स, उनका एक सोसाइटी जो है वो बन चुकी होती है। तो आपको लगता है कि यार अब फिर से इंडिया जाएंगे, चलो नौकरी अच्छी मिल जाएगी, जो पैसे यहाँ से मिलेंगे बेच बाच के उसके लिए हम 3 बेडरूम का एक कहीं पे अपने लिए घर अपार्टमेंट ले लेंगे। लेकिन वो आपको याद आने लग जाता है फिर से कि यार फिर से वो शोर शराबा धूल पोल्यूशन। मैं बोल रहा हूं यही सच है, आप मानो या ना मानो। इसकी वजह से काफी लोग कहते हैं कि यार हम एक फाइनेंशियल तकलीफ और इंडिया से इतनी दूर अपने दोस्तों यारों से रहने की तकलीफ को सह लेंगे, लेकिन एटलीस्ट शाम को 5-6 बजे के बाद शांति तो है, मोहल्ले में शोर नहीं है, सुख की नींद आराम से सो जाएंगे। तो इसीलिए लोग फंस जाते हैं, इंजॉय कर भी रहे हैं, रिलैक्स हैं भी लेकिन नहीं भी। बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, इसलिए मैं बोलूंगा इसको कहा जाता है मीठी जेल। और अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं यहाँ पे, तो यार देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो ये है कि वो बहुत सारा कर्जा, बहुत सारा लोन लेके आए हैं, तो अल्टीमेट गोल उनको जो दिख रहा है कि मैं इस जेल में तब तक फंसा हुआ हूं या फंसी हुई हूं जब तक मेरे को पीआर नहीं मिल जाती। एक बार पीआर आ जाएगी उसके बाद सोचेंगे। तो जो पीआर का माइलस्टोन है उसके प्रेशर के अंदर आके इंटरनेशनल स्टूडेंट इतना लोन लेके 2-2 3-3 जॉब्स करते हैं, इलीगल तरीके से कैश जॉब्स करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, और बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अगर वो कुछ गलत नहीं भी कर रहे तो फाइनेंशियल प्रेशर इतना ज्यादा है कि घर भी पैसे भेजने हैं, अपने को भी यहाँ पे संभालना है। बिल्कुल एज टू एज हम पैसे लेके आए, एक नॉर्मल जो स्टूडेंट यहाँ पे आता है, मैं रिच स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सब प्रेशर भी उन्हें रोकता है, चाहते हुए भी वो नहीं जा पाते 90% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और वो अपना मन मार के सैक्रिफाइसेस करके वो यहाँ पे इस मीठी जेल में अपना टाइम बिताने लग जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जिसको बोलते हैं द गोल्डन हैंडकफ्स। तो गोल्डन हैंडकफ्स क्या होता है कि यार देखो आपको हथकड़ी लगी है लेकिन वो सोने की सही पर है तो हथकड़ी क्यों? क्योंकि कनाडा में कुछ साल बिताने के बाद आपको ये लगता है यार सड़कें साफ हैं, बिजली जा नहीं रही, करप्शन, मुझे किसी पुलिस वाले को रास्ते में अगर मुझे रोक लिया तो पैसे मैं खिला नहीं रहा, मेरे को ऑफिस में जाना है तो बाबू को मैं फाइल के अंदर पैसे दबा के दे नहीं रहा, रिश्वत दे नहीं रहा, मेरी जिंदगी ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत है, इंडिया से मैं बहुत दूर हूं, वो सब चल रहा है, लेकिन एक तरीके से एक स्मूथ तरीके से जिंदगी चल तो रही है। ये सच्चाई हर कोई जानता है। पैरेलल दो सच्चाइयां चलती हैं कि मैं कनाडा से जाना चाहता हूं लेकिन यार इंडिया जाके आपको डर लगता है। सच तो यह है कि हमें लगता है डर कि हम फिर से कैसे उसी में जाएंगे, उसी केओस में जाएंगे, बच्चे कैसे उसमें रहेंगे, अब यहीं पैदा हुए हैं या बच्चे यहाँ 5-7 साल से रह रहे हैं तो रहने देते हैं। असली बात तो यह है कि हम खुद भी, बच्चों का तो हम बहाना मारते हैं आई गेस, हम खुद भी शायद नहीं जाना चाहते, क्योंकि कनाडा का जो प्रिडिक्टेबल सिस्टम है, जो प्रिडिक्टेबल लाइफस्टाइल आपको मिल चुका है कि गर्मियां आएंगी, मैंने पिकनिक्स पे जाना है, घूमने जाना है, नायग्रा फॉल जाना है, यहां जाना है, ट्रिप्स बनानी है, ये सब करना है। डेली लाइफ में मैंने ट्रेन पकड़ के या ड्राइव करके ऑफिस जाना है, बॉस से कोई बदतमीजी होगी नहीं, कोलीग से हाय हेलो होएगी, काम अपना करेंगे, काम का प्रेशर भी इंडिया जैसा नहीं है। तो फिर इन सब के बीच में जो प्रेडिक्टेबल लाइफ है ना, आपको पता है आपका दिन कैसे जाने वाला है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हम जो यहाँ पे आए हैं वो हेजिटेट करते हैं वापस इंडिया में फिर से सब कुछ उस भसड़ में शुरू करने के लिए। फाइनेंशियल प्रेशर से आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं सोशल प्रेशर की कनाडा के अंदर। यार देखो सोसाइटी में जब हम लोग उठते बैठते हैं, हम इंडिया से यहाँ पे आए हैं, तो एक उम्मीद मन में कहीं ना कहीं ये होती है कि हाय जमाना क्या कहेगा। पर्सनली मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इस बात से आप अपने जीवन को चलाते हो, अपनी जिंदगी को, तो आपका सुख चैन सब छीनने वाला है, क्योंकि जमाना क्या कहेगा भाई, वो जमाना मेरे घर के बिल्स नहीं पे कर रहा, जमाना मेरे बच्चों को नहीं पाल रहा, जमाना मेरी नौकरी नहीं चला रहा, तो मेरे को खुद ही देखना है, जमाना जो सोचता है सोचता रहे। लेकिन
मोस्टली लोग दुनिया में यही सोचते हैं, खासकर हमारी जैसी साउथ एशियन कम्युनिटी में, कि हाय लोग क्या बोलेंगे, हाय पड़ोसी क्या बोलेंगे, हाय दोस्त क्या बोलेंगे। तो हम इन्हीं चक्रों में फंसे रहते हैं और ये सोशल प्रेशर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन हमें वापस जाने में, सोसाइटी को फेस करने में हेजिटेंट और डर लगता है। हमें लगता है कि हम इतना लोन लेके आए थे, माँ बाप ने हमें इतना सपोर्ट किया था, अपनी सेविंग्स निकाल के, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे दोस्तों की, हमारे जो कोलीग्स हमारे साथ काम करते जिनको हम बोल के थे, अरे हम तो जा रहे हैं कनाडा भाई, तुम सड़ो दिल्ली की जॉब में, हमें नहीं करनी, हम तो चले कनाडा। जिनको हम ये बोल के आए थे, अब उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे। अब ये बात सिर्फ हमारे अंदर होती है, उनको क्या मुंह दिखाना है, कोई क्या सोचता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ता है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस। सो इस वजह से भी मुझे लगता है कि काफी लोग जो जाना चाहते हैं वो इस संकोच में, इस कुंठा में, इसमें छोटेपन में कहूंगा रह जाते हैं कि यार नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे को फेस करना पड़ेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो चाहते हुए भी जो लोग इसमें फंसे रहते हैं, जो कि 80% लोग होंगे, वो सोसाइटी की प्रेशर की वजह से भी कनाडा की मीठी जेल में रहना पसंद करते हैं, ना कि इस जेल को तोड़ के आजाद होके वापस से अपने मन की सुन के इंडिया जाना पसंद करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले फैक्टर के बारे में जो मुझे लगता है, जो कि लाइफस्टाइल लॉक। लाइफस्टाइल लॉक क्या होता है? आप फंस चुके हैं एक तरीके के लाइफस्टाइल में, आपको आदत हो गई है, नहीं भी फंसे तो आपको एक आदत हो चुकी है। आपके बच्चे सुबह उठ के स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में मस्ती करके आ रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, टीचर नहीं मार रहे, कोई बदतमीजी से उनको बात नहीं कर रहा, उनको छोटा नहीं दिखा रहा और आप भी जब ऑफिस में जा रहे हो तो आपको एक बड़ा कंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, बड़े फ्रेंडली से कोलीग्स आपको मिल रहे हैं। ये एक लाइफस्टाइल लॉक हो गया है। और आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है जब आप कुछ साल कनाडा या ऐसी कंट्रीज में रहते हो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि एज अ पर्सन आई हैव बिकम मच मोर पेशेंट, मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अदर्स। और वो जो होता है ना, गाड़ी लग गई सड़क पे, अरे मार देंगे, कूट देंगे, वो सब नहीं है। तो आपको लगता है कि यार हो गया, चलो पहले आराम से स्माइल करके दूसरे बंदे से बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं किस तरफ जाता है। तो कुछ चेंजेस आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसे आ जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि यस, आप एक बेहतर इंसान कनाडा में रहने के बाद बन चुके हो। और अगेन वही बात आ जाती है कि जो आपको एक सिस्टम की आदत हो गई है, आपने सारा कुछ छोड़ के यहां आए थे, यहां सब कुछ बनाया 5-7 साल में, उसके बाद अब फिर से सारा कुछ तोड़ के दोबारा से इंडिया जाके खड़ा करना वापस अपना पूरा साम्राज्य तो उसमें मुझे लगता है कि लोग घबराते हैं, मैं आऊंगा मैं भी घबराऊंगा। तो उस वजह से भी जो लाइफस्टाइल की आदत हो गई है, लाइफ की आदत हो गई है, एक सिस्टम की आदत हो गई है, वो नहीं छोड़ी जाती लोगों से और वो यहीं फंस के रह जाते हैं। एक और बात मैं जो यहाँ पे कहना चाहूंगा, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस नहीं देखे या कोई इनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है, वो है लड़कियों की सेफ्टी और फ्रीडम। विमेन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो यार कनाडा इज यूनिवर्सेस अपार्ट फ्रॉम इंडिया या पाकिस्तान। यहाँ पे आप जो मर्जी पहन के घूम सकते हो, जहां मर्जी जा सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो एज अ वुमेन। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप सेफ फील करो। आप बिकनी पहन के अगर बीच पे बैठे हो तो आप पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, या आपका कोई वीडियो बना के उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर रहा। आप अगर रात को अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे गए हो, क्लब्स में गए हो, पार्टीज कर रहे हो, तो आपको पता है आप उबर करके घर आ सकते हो। यस, क्राइम सब जगह होता है, कहां नहीं होता, लेकिन अगर आप कंपेयर करो क्राइम अगेंस्ट विमेन इन इंडिया और कनाडा, तो आपको इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि फॉर विमेन, फॉर गर्ल्स, ये एक बहुत ही सेफ कंट्री है, ये एक बहुत ही फ्री कंट्री है, ये एक ऐसी कंट्री है जहां पे लड़कियों को ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है बाहर जाने में, अपना करियर बनाने में, लोगों से बात करने में, अपना पर्सपेक्टिव, अपनी मर्जी चलाने का। अब मर्जी चलाने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत संगत में पड़ जाए या गलत हरकतें करने लग जाए, जो यहाँ पे बहुत आसान है उस सोसाइटी में होना, लेकिन वो एक राइट बैलेंस के साथ एज अ वुमेन आई थिंक कैनेडा इज perfect for you, a great place to live, because you will feel the difference coming from India or Pakistan or similar countries. You will feel the difference in freedom, in mindset of people, in their approach towards you. ये बहुत बड़ा आपको एक चेंज, शिफ्ट यहाँ पे मिलेगा। और शायद इसी वजह से आप ये फाइनेंशियल प्रेशर भी ले लो, आप नई सोसाइटी में नए कल्चर को अडेप्ट करने का प्रेशर भी ले लो, क्योंकि आपकी सेफ्टी से बढ़ के कुछ नहीं है। और ये बात आप कनाडा में आने के बाद बखूबी एज अ वुमेन समझ जाते हो। और इसमें यार कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ बोलता है। कनाडा जैसी कंट्री में अगर आपको किसी पुलिस वाले ने रोक लिया सड़क पे, तो आप उसको पैसे ऑफर नहीं कर सकते, करना भी मत, करोगे तो उल्टा आपकी
जो प्रॉब्लम है वो 10 गुना 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए स्टे सेफ और ऐसी उल्टी सीधी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है किसी ऑफिसर ऑफ लॉ से। तो आई थिंक एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। अगर मुझे पता है कि यार कुछ हो गया, मैं पुलिस के पास चला गया, तो वो इक्वालिटी के साथ देखेगी केस को। वो किसी पॉलिटिशियन की किससे क्या जान पहचान है, किसी नेता की क्या जान पहचान है, किसी की क्या वट चल रहा है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो मेरी बात भी सुनेंगे और जो भी कोर्ट ऑफ लॉ फैसला करेगा वो एक अनबायस्ड, मोस्टली केसेस में तो यही पाया गया है कि अनबायस्ड फैसला ही होगा। तो एज अ मिडिल क्लास पर्सन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि मुझे यार अपने काम करवाने के लिए किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं है। मुझे अपने काम अगर कुछ करना है तो मैं जो उसका प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो रूल ऑफ लॉ है, वही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करूंगा और जो वो टाइम लगेगा वो लगेगा, उसमें मैं कुछ कर नहीं कर सकता, उसमें किसी की अप्रोच नहीं लग सकती। इस वजह से भी एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कनाडा इज एन अमेजिंग प्लेस टू लिव एंड अर्न एंड स्पेंड देयर लाइफ। बहुत सारे यार मैंने पॉइंट्स इसमें बोले, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या पता किसी की वो पॉइंट पढ़ के क्या हेल्प हो जाए। इन दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सिस्टम है, करप्शन फ्री है, गुड एनवायरमेंट है, इजी वर्कलोड है, स्कूल लाइफ अच्छी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक फाइनेंशियल प्रेशर बहुत बड़ा और सबसे बड़ा इमोशनल फैक्टर भी है जो इंडिया से दूर रहने का। लेकिन इन दी एंड मुझे ये लगता है कि ये एक पर्सनल डिसीजन भी है। जिनको जाना है, और मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो चले गए हैं, जिनको जाना है वो डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन ये कहना कि कनाडा परफेक्ट एकदम पैराडाइज है जी, ये भी गलत है। लेकिन कनाडा एक बहुत बेकार जगह है, ये कहना भी गलत है। यस, मीठी जेल मैं कहूंगा कि हो सकता है कईयों के लिए और इनफैक्ट काफियों के लिए है भी। लेकिन आपके लिए क्या ये एक मीठी जेल है, या आप एक हंसी खुशी कनाडा में अपने प्यारे से दुनिया में रह रहे हैं, ये डिसीजन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप भी कनाडा में नए आए हैं या एक पुराने रहते हुए इमिग्रेंट भी हैं तो प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके कि आपका इन पॉइंट्स इस वीडियो के बारे में या कैनेडियन लाइफ के बारे में क्या ख्याल है। क्या आप यहाँ पे ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पे बहुत खुश हैं और रोज शुक्राना करते हैं ऊपर वाले का कि आपको कनाडा जैसी कंट्री मिली, या क्या आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि बस छोड़ छाड़ के रैप अप करके आजा घर परदेसी तेनु देश बुलावे रे, ये वाला आपका मोड चल रहा है। तो यार ऐसी कैनेडियन रियलिटी और रियलिस्टिक और ग्राउंड रियलिटी वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ पसंद आया तो, और आलसी आत्मा को यानी कि मुझे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे फॉलो भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सबके लिए जो आने की सोच रहे हैं, अभी अभी आए हैं या आने ही वाले हैं, सबके लिए वेलकम टू कनाडा।